Today's topic is biotechnology. The term itself indicates the combination of technology in the life science. अब फ्रॉम द एंशियंट टाइम, बहुत पुराने समय से हमारे घरों में फर्मेंटेशन के द्वारा इडली डोसा वगैरह बनता है, जलेबी। दही में हम क्या करते हैं, दही में माइक्रोब्स लैक्टिक एसिड बेस्ड बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के लिए माइक्रोब को यूज़ किया, यूज ऑफ माइक्रोब फॉर द बेटर प्रोडक्ट। तो ये इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस हम कह सकते हैं कि ये यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया। लेकिन एडवांस सेंस में हम देख रहे हैं कि द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, हम लाइफ सेल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निकली हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, फॉर द करेक्शन ऑफ डीएनए। कोई जीन थेरेपी करते हैं, डीएनए को करेक्ट करके हम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोब्स का। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाते हैं बाय यूजिंग द ईस्ट सेल्स, इस सेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये यहाँ जो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड, हम जो प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का जीवों के साथ जोड़ के, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। For the definition of biotechnology, there is a federation, European Federation of Biotechnology, एक definition दिया है। This definition says that the integration of natural sciences and organisms, the cells of organisms or parts of the cells and the molecular analogues, देखिए किस किस को इंटीग्रेट कर रहा है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद द ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स, द पार्ट्स ऑफ सेल्स एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन हो गया, इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, नेचुरल साइंस विद ऑर्गेनिजम्स, होल ऑर्गेनिज्म हो या उसके सेल्स हो या सेल्स के पार्ट्स हो, पार्ट्स देयर ऑफ, या इन पार्ट्स जो मॉलिकुलर एनालॉग्स हैं। किसके लिए हमने इंटीग्रेट किया? फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो, प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा अचीवमेंट है। दो कोर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में, कोर टेक्निक्स। दो कोर टेक्निक्स है, कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, द सेकेंड इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। दो कोर टेक्निक्स है। द फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज करके होस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। होस्ट में ट्रांसफ़र करके उसको वहाँ मेंटेन भी करना है। तो वह मेंटेनेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के द्वारा करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसा स्टेराइल कंडीशन डेवलप करेंगे या माइक्रोबियल फ्री कंडीशन रखेंगे कि जहाँ पे केवल डिजायर्ड माइक्रोब का ही डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, अनडिजायर्ड का नहीं होगा। और उसकी ग्रोथ को मेंटेन करेंगे और उस ग्रोथ जब मेंटेन होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हम अचीव करेंगे। तो ये दो कोर टेक्निक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ जर्म फ्री एम्बियंस है, जहाँ पे इस प्रोसेस को कर रहे हैं।
ये काम जहाँ करें उसके उस एरिया को, उस एम्बियंस को, सराउंडिंग को जर्म फ्री रखें, सो दैट कि अल्टरेशन ना हो। यहाँ पे हम सपोज ई कोलाई पे वर्क कर रहे हैं तो दूसरा कोई जर्म यहाँ ग्रो ना करे, इसको हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तीन बेसिक स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। पहला बेसिक स्टेप हमारा हो गया ऑफ बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का भी कह सकते हैं। 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन सा है? तो पहला तो है हमारा सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, दूसरा हो जाएगा इसको आइसोलेट करना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, और आइसोलेशन के बाद इसको इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन इन द होस्ट में इंट्रोड्यूस करना। तीसरा इस जीन को होस्ट में मेंटेन करना, मेंटेनेंस, और इसकी प्रोजेनी को बढ़ाना, इंक्रीज द प्रोजेनी। होस्ट जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके नंबर्स बढ़ेंगे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है तो कुछ टूल्स रिक्वायर्ड है। तो 3 मेजर टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स में पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा टूल है वेक्टर्स, और तीसरा टूल है क्लोन वेक्टर्स, और तीसरा टूल है कंपिटेंट होस्ट, कंपिटेंट होस्ट। पहले 2 काम के लिए सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड इट्स आइसोलेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट के लिए वेक्टर्स चाहिए, क्लोन वेक्टर्स। इंट्रोडक्शन करने के लिए वेक्टर्स चाहिए, और किस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए जो होस्ट चाहिए वो कंपिटेंट की इस डिजायर्ड जीन को वो रिसीव कर सके। तो 3 बेसिक टूल्स हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स। आउट ऑफ दिस 3 बेसिक टूल्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोन वेक्टर्स एंड कंपिटेंट होस्ट, तो पहला केस लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ इश्चरेशिया कोली एक बैक्टीरियम है, और इस बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है उस वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये ई कोली कुछ डिवाइस डेवलप किए, देयर बाय दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, चेक करते हैं। और वह 2 डिवाइस थे, एक बाय मिथाइलेशन ऑफ देयर डीएनए एंड सेकेंड बाय कटिंग द डीएनए। 2 तरीका था, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना अपने डीएनए में, या इनके पास वो क्षमता थी कि फॉरेन डीएनए जो भी आ रहा है उसको ये कट कर दें। तो कटिंग के लिए सर्टेन एंजाइम्स चाहिए, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। अब देखिए कटिंग कैसा होता है। तो इस मॉलिक्यूलर सीजर का जो जनरल ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है, उसको कहते हैं न्यूक्लिएज। न्यूक्लियस दो तरह से काम करता है। एक ये डीएनए के एंड पे कट करने वाला होगा, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, तो एंड पे कट कर रहा है तो उसको कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। When the restriction enzyme or nuclease enzyme cut the DNA at its terminal, it is called exonuclease. End पे कट कर रहा है। When the nuclease is made to cut the DNA in the midway, दोनों एंड से अलग कहीं भी बीच में कट कर रहा है, such nuclease enzyme is called endonuclease. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस होते हैं। अब देखिए पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ, जो ढूंढा गया, उसका नाम है HIND-2। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है HIND-2। इस समय हमारे पास लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें नोन है, और सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक सेल से ऑब्टेन्ड है, और वो सेल के लगभग 230 स्ट्रेन से निकाले गए हैं। 230 स्ट्रेन से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं। तो इनका नेमिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको समझते हैं कि हाउ डू वी प्रोवाइड द नेम टू अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाम कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझते हैं। Nomenclature of restriction enzyme. Take the case of ECO R1. This is a restriction enzyme. The first letter E stands for the genus Escherichia. The second two letters co comes from name of a species coli, Escherichia coli. The R stands for the strain. The R stands for the strain of Escherichia coli, that is rough strain. The Roman letter 1 indicates the order of isolation. Means this restriction enzyme is the first restriction enzyme which was isolated from Escherichia coli RY. In the same way, the restriction enzyme, first restriction enzyme HIND-2 was second in order. The genus name is Haemophilus. Influenzae, IN for influenzae. D is the strand. पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये, 2 से नहीं, दूसरा नहीं है, ये पहला ही है, यही पहले आइसोलेट हुआ था, इसका नाम दिया गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत क्या होती है, दे आर एबल टू रीड द होल लेंथ ऑफ डीएनए। पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करते हैं, पूरे लेंथ को ये इंस्पेक्ट करते हैं, बट दे बाइंड टू ए स्पेसिफिक सीक्वेंसेज। स्पेसिफिक साइट होगा इनका जहां पे ये बाइंड करेंगे। दैट स्पेसिफिक साइट
where the restriction enzyme binds to DNA is called recognition site. Recognition site. रिकॉग्निशन साइट, या इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। दो नाम हो गया, रिकॉग्निशन साइट, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेज ओनली दीज सीक्वेंसेज, स्पेसिफिक सीक्वेंसेज। फॉर एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देयर इज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, सबके अलग अलग होते हैं। उसके बाद क्या करता है, इसको पहचानता है, ढूंढता है, पहचानता है, देन इट बाइंड्स टू इट, और बाइंड करने के बाद इसको कट करेगा विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइट। अब देखिए हिंट टू का रेस्ट्रिक्शन साइट है GTY RAC, GTY RAC। बाद में आते हैं, पहले सबसे आसान इसका देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट है GAAT TC, और इधर देखिए GAAT TC। पोलरिटी ले लेते हैं 3' to 5', इसका अपोजिट हो जाएगा 5' to 3'। व्हाट वी सी हियर व्हेन वी रीड दिस, इन न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करते हैं तो रीडिंग ओरिएंटेशन 3' to 5' अगर हम रखते हैं तो क्या रीड करेंगे, GAAT TC, GAAT TC, यानी कि हमने किस डायरेक्शन में रीड किया, 3' to 5' डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, तो GAAT TC। तो 3' to 5' इसको भी रीड करेंगे तो वही आएगा GAAT TC, सेम आएगा। ओके, रिवर्स कर दिए, यहाँ पे प्राइम, यहाँ कर दिया 5', तो यहाँ हो जाएगा 3', फिर ये भी अल्टर करेगा 3' to 5'। तो ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग हम जब सेम रखते हैं तो ये दोनों स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम रीड करता है। सच सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोम्स। So what is palindromic sequence? The sequence of nucleotides when reads same on the both strands of DNA when we keep the orientation of reading same. So such sequences are called palindromic sequences. They are also called recognition sites. They are called restriction sites. They are called palindromic sites. एक और नाम हो गया palindromic sites. तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इको R1 इस पैलिंड्रोमिक साइट को रीड किया, पहचान लिया और कट करेगा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों स्टैंड पे सेम पॉइंट पे, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कट किया। किसे तोड़ेगा, इट ब्रेक्स डाउन द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ए और ए के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया। यहां भी वही काम करेगा। अब काम करेगा तो ये टूट जाएगा, स्ट्रैंड्स क्लीव हो गया, टूट गया, तो देखिए क्या हुआ, GA, और दूसरा क्या बनेगा 3' CTTA। ये टूट गया है तो ये अलग हो जाएगा, अलग होके क्या बना ATTC 3', और इधर क्या आया AG 5', क्लीव हो गया। अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है, स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैंग कर रहा है, इस एंड को हम कहते हैं स्टिकी एंड। तो यह कट ऐसा हुआ कि स्टिकी एंड बना। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लंट एंड भी प्रोड्यूस करते हैं, हमारा इको R1 स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, तो ये स्टिकी एंड हो गया। आगे अगर इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा इन फ्यूचर, जिस समय हम दो तरह के डीएनए को कंबाइन करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाएंगे, उस समय देखेंगे कि इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पेयरिंग होगी वहां पे, उसको देखेंगे हम लोग आगे। तो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट टाइम हमें मिला था।
अब आगे देखते हैं कि हाउ टू डेवलप अ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हुए रिकम्बिनेंट डीएनए को समझते हैं। इसे हटाया जाए पहले। सी है, दो तरह का डीएनए लेते हैं, रेडिंग की इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडिंग थोड़ा सा फेंटेड दिखेगा, फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएनए बनाना है। दो तरह का डीएनए ले लिया, ए डीएनए और बी डीएनए। ध्यान देना कि दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे दोनों को। यानी दोनों डीएनए में सेम पैलिंड्रोमिक साइट होगा और वहां पे क्लीवेज होगा। तो ये क्लीव करेगा, ये भी क्लीव करेगा। क्लीव होगा तो इसके टुकड़े बनेंगे, जहां जहां रेस्ट्रिक्शन साइट होगा वहां वहां क्लीविंग होगी, वहां वहां ये एंजाइम जुड़ेगा, वहां वहां क्लीविंग होगी। तो अब हमें फ्रैगमेंट्स मिल गए डीएनए के, डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए। फेंटेड है, कलर फेंटेड है, ध्यान देने की जरूरत है। अब ये हमारा फ्रेगमेंट ऑफ चॉइस है, डिजायर्ड जीन हमारा यही है। यहां भी क्लिप हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर इको R1 है तो क्लीवेज जो होगा उसमें साइड क्या होगा। तो इस सेगमेंट का देख रहे हैं, रेड वाले का, रेड डीएनए का, कि इसके एंड पे एक पे GA है, दूसरे पे CTTA है, स्टिकी एंड। इस सोर्स से जो डीएनए है उसका भी स्टिकी एंड है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसको मान लीजिए रेड ही चल रहा है, ब्लैक मत मानिएगा। तो हम इसे जोड़ दिया, GAATTC CTTAAG GACTTA। तो इस तरह हम रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया। दोनों जुड़े हुए हैं, ए सोर्स वाला डीएनए और बी सोर्स वाला डीएनए, दोनों आपस में जुड़ गए। सच डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब अगला देखते हैं कि हाउ टू डिजाइन डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। पूरी टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, यही काम करना है, तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब ये यहां पे लेंगे वेक्टर डीएनए। ये तो सोर्स डीएनए है कि हमारा डिजायर डीएनए जहां से लेना है, डीएनए ऑफ चॉइस डिजायर डीएनए हमने यहां से ले लिया। ये हमारा वेक्टर डीएनए होगा। वेक्टर डीएनए ओके, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे। कट होगा यहाँ पे, अब ये कट बन गया, कट वाइडन होगा, ये और ये आपस में जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो देखिए प्रोडक्ट बन रहा है हमारा।
तो ये डीएनए यहां पे जुड़ गया, वेक्टर में जुड़ गया। अब यह वेक्टर कैरी करेगा इस फॉरेन डीएनए को अपने साथ इन द होस्ट सेल। एक ई कोली ले लिया, ई कोली सेल है हमारा, और इसमें इसको सिंपल हम दिखा देते हैं वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर है, और यहां पे इसका फॉरेन डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए के इसके पास है, इसका अपना डीएनए भी है, अपना जीनोम है, इसका रेस्ट मटेरियल है साइटोप्लाज्म में। अब जब ये इक्वली मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी कॉपी बढ़ेगी, जब इक्वली का जनरेशन बढ़ेगा, अगली प्रोजेनी आएगी, तो वेक्टर भी हम देख रहे हैं कि इसकी भी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, इसकी अपनी संख्या बढ़ती जाएगी अप टू इट्स कॉपी नंबर। अब देखिए, तो यहां पे ई कोली में हमें इस फॉरेन डीएनए को मेंटेन रखना है, और हर जीन का कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन होगा तो उसके एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनेंगे, उस प्रोटीन्स को हम कमर्शियल लेवल पे निकाल सकते हैं। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। ये पूरा टेक्नोलॉजी इज सम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कैसे हमने फॉरेन जीन को आइडेंटिफाई किया, उसको आइसोलेट किया, उसको वेक्टर में इंसर्ट किया, वेक्टर को ट्रांसफर किया होस्ट सेल में, होस्ट सेल में वेक्टर को मेंटेन किया, फॉरेन डीएनए को मेंटेन किया, होस्ट सेल को कल्चर किया, कल्चर करेंगे बायो रिएक्टर्स में, और इस जीन का जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।